नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सबसे खतरनाक आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ोतरी और साथ ही साथ भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी मान रहे हैं। विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाह भारत की ओर है और श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर उसके विदेशी नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि चीन की ओर जाता श्रीलंका अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में लगा हुआ है। इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति और भारत की मोदी सरकार की पड़ोसी मुल्कों के साथ सकारात्मक रुख की नीति जिम्मेदार है। हाल के वर्षों में नई दिल्ली और कोलंबो में नए रिश्ते जो है वो बहुत मधुर हो गए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि खासकर मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आई है। इसकी वजह यह थी कि सिरिसेना का झुकाव चीन की ओर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध बनाने की पहल रंग लाई। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा इसी कड़ी के रूप में देखी जानी चाहिए। श्रीलंका में नई सरकार के गठन के ठीक बाद भारत ने सभी मतभेदों को भुलाकर एक सकारात्मक पहल की। उन्होंने गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का पीएम मोदी का निमंत्रण भी दिया। दरअसल जबकि गोटाबाया का झुकाव चीन की ओर था, इसके बाद गोटाबाया ने भारत का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इसी का नतीजा है कि श्रीलंका के इस मुश्किल वक्त में भारत कई स्तरों पर मदद कर रहा है। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को $90 करोड़ की मदद की घोषणा की है, लेकिन इतने से काम नहीं चला। ऐसे में भारत ने $50 करोड़ की एक और मदद की है, जिससे कि श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके। भारत की इस मदद की रिपोर्ट श्रीलंका के अखबारों में प्रमुखता से छपी। श्रीलंका की सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है, जिससे कि संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। दरअसल दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका श्रीलंका अपनी जरूरत की अधिकांश चीजें आयात करता है। इनमें दवा से लेकर तेल तक शामिल है और एक दिन पहले 29 मार्च को खबर आई थी कि श्रीलंका के एक अस्पताल में दवाइयों की किल्लत की वजह से पहले से निर्धारित सर्जरी को टाल दिया गया। सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है और इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त को अस्पताल की तत्काल मदद करने के लिए कहा। बता दें कि भारत पहले ही श्रीलंका को मदद के तौर पर $1 अरब ऋण दे चुका है। श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंका और भारत के बीच कई समझौते हुए। इसमें जाफना में हाइब्रिड बिजली प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी साइन किए गए, जो शुरू में चीन को दिया गया था, लेकिन भारत द्वारा उठाए गए आपत्तियों के बाद इस पर पुनर्विचार किया गया था। जाफना में चीनी प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताते हुए दक्षिण भारत तट से उनकी निकटता के बारे में सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया गया था और भारत ने तमिलनाडु से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर आने वाली चीनी परियोजनाओं पर श्रीलंका पक्ष को चिंता व्यक्त जताई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि नई दिल्ली ने उस प्रोजेक्ट को कर्ज के बजाय अनुदान के साथ निष्पादित करने की पेशकश की थी। अब इस प्रोजेक्ट पर जयशंकर और उनके श्रीलंकाई समकक्ष जीएल पेरिस ने साइन किए हैं। ये श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में आने वाली तीसरी भारतीय एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसे भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश गोयल जी हैं, एक्स डिप्लोमेट। सर बहुत स्वागत है आपका। अमन अग्रवाल जी हमारे साथ है, डायरेक्टर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेश गोयल जी आपसे है, क्योंकि जो हालात फिलहाल श्रीलंका में दिखाई दे रहे हैं,
ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से इस तरह के आर्थिक हालात और आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है श्रीलंका। सर, किस तरह के अभी फिलहाल हालात वहां पर है, और क्या लगता है कि क्या एकमात्र कोरोना ही इसकी मुख्य वजह हो सकता है क्या? ये बहुत मुश्किल है कि कोरोना ही एक मात्र है, और भी वजह हो सकती है। जैसे कि आ, जैसा कि सुनने में आया है, एग्रीकल्चर के नीति की जब हमने कोशिश की कि ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह ऑर्गेनिक खेती शुरू है, तो उससे काफी ये असर पड़ा। एक ये बात सही है कि श्रीलंका के जो मेन, वो या तो टूरिज्म रहे, बेसिकली टूरिज्म रहा है, और वो जो काफी असर पड़ा है ये कोविड की वजह से भी। इसके अलावा ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट शुरू किए, उनसे ऋण लेकर के तो उनको कोई फायदा नहीं हुआ कि उन्हें वो जो वो हमन टोटल लगे उनको चीन को। तो सुरेश जी, आपकी कुछ आवाज हम चीज तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। अमन जी का रुख कर लेते हैं तब तक। अमन जी, अब सवाल ये कि जिस आर्थिक हालात से जूझ रहा है श्रीलंका, उसकी क्या एकमात्र वजह कोरोना ही है, और अब क्या आपको लगता है कि क्या इसकी मुख्य वजह है? क्योंकि ये पूरा ठीक रहा, अगर कोरोना पर फोड़ दिया जाए तो जाहिर तौर पर जनता तो ये सवाल पूछ रही होगी वहां की कि आखिर क्या कोरोना बाकी देशों में नहीं था, फिर उसका सीधा सीधा और सबसे ज्यादा असर सिर्फ श्रीलंका में ही देखने के लिए क्यों मिल रहा है? नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि ये जो सारा इकोनॉमिक क्राइसिस, जो आर्थिक व्यवस्था के क्राइसिस है, वो जो है कोरोना की वजह से नहीं है। वहाँ पे उनके जो पिछले 4-5 सालों में उन्होंने जो इकोनॉमिक प्लानिंग की है, प्रोस्पेक्टिव डाले हैं, चीजों में निवेश किया है, वो लॉन्ग टर्म चीजों में निवेश कर दिया पैसा लेके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, और छोटा मोटा पैसा नहीं लिया है। करीबन उनके रिजर्व जो है आज के डेट में $2.5 बिलियन के करीब हैं, जो 70% फॉल हो गए हैं। तो करीबन आप समझ सकती हैं कि ऑलमोस्ट $100 बिलियन से ये $2.5 बिलियन के करीब रह गए हैं। और उनका जो उन्होंने लोन ले रखा है, करीबन $3.5 बिलियन उन्होंने चाइना से ले रखा है, करीबन $4 बिलियन IMF से ले रखा है सॉवरेन बॉन्ड्स के थ्रू, और ADB से ले रखा है, जापान से ले रखा है, कुछ और देशों से ले रखा है। जो इस समय उनकी डेट है वो 119% है जीडीपी की, जो उनकी जीडीपी है। और हिंदुस्तान से भी पहले उन्होंने 1 बिलियन ले रखा था। अभी जो डिमांड की है वो 1.5 बिलियन की और डिमांड की है। उसके अलावा भारत सरकार से 400 मिलियन का करेंसी स्वैप उन्होंने किया है डॉलर और अपनी करेंसी के बीच में, और $500 मिलियन के डीजल, करीबन 40,000 टन डीजल की रिक्वायरमेंट, ताकि उनकी मशीनरी चल सके, उसकी डिमांड उनको क्रेडिट लाइन दी गई है भारत सरकार। इसके अलावा एक एशियन क्रेडिट यूनियन है जिसमें भारत का काफी अहम रोल रहता है, और उसके अंदर भी जो है वहां पे भी उन्होंने करीबन $515 मिलियन भारत सरकार ने उनको दे रखा है। तो इस तरीके से अगर लेके चलें तो काफी ज्यादा उनको मिला हुआ है। और पेंडेमिक के दौरान भी, पेंडेमिक को देखने के लिए IMF ने उनको एक ग्रांट दिया था जो 787 मिलियन का था। तो ये सब दिया गया, तो फिर ये ऐसा क्या हो गया? बिकॉज छोटा सा देश है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, पर कैपिटा इनकम जरूर बहुत ज्यादा है, पर छोटा सा देश है। फिर भी क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम ये हुई कि जो उन्होंने नीतियां लागू करी हैं और जिस तरीके से डिस्बर्समेंट किए हैं वो गलत रहे। जो इन्होंने पैसा भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से पिछले 4-5 सालों में उठाया, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगा दिया। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि वो जब उनका रिटर्न आना शुरू होगा, कम से कम 5-10 साल लगते हैं उस रिटर्न को आने में। तो ऐसी चीज में इनको निवेश नहीं करना चाहिए था, ऐसी डेट लेके जिससे रिटर्न बहुत लंबे समय में आए। गलत नीतियों की वजह से भी आज इस दौर से गुजर रहा है श्रीलंका। आपसे जानना चाहेंगे सुरेश जी, क्योंकि विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाह भारत की ओर है, और श्रीलंका के आर्थिक संकट का असर उसके विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि चीन की ओर जाता अब श्रीलंका भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में है। किन किन बातों का एहतियात अब भारत को रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन के साथ जिस तरह का उसका झुकाव रहा है, भारत से दूरी जिस तरह की रही है, भले ही अब हालात वहां खराब हो और भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से श्रीलंका देख रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी किस किस बातों का ध्यान यहाँ पर रखना जरूरी है उसके साथ बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाते हुए? आपको मेरी आवाज अभी आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है सर। जी जी। देखिए, ऐसा है कि चीन
श्रीलंका अगर हम चाहे कि वो चीन को छोड़ करके पूरी तरह से भारत के साथ आ जाए, तो वो नामुमकिन है। श्रीलंका इस टाइम पर जो उसके आर्थिक हालात हैं, और दूसरी तरफ से वो भी चाहेगा कि एक छोटा देश होने के नाते वो श्रीलंका और चीन और इंडिया के बीच में एक बैलेंस बना करके रखे। तो हमें ये मानकर चलना होगा कि श्रीलंका चीन से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि ये उम्मीद रखने की बजाय कि श्रीलंका चीन से दूर हट जाएगा, हमें श्रीलंका की इकोनॉमी को, जो इंडिया की इकोनॉमी है, साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है, बे ऑफ बंगाल की इकोनॉमी में इस तरह से इंटीग्रेट करना होगा कि श्रीलंका को भारत के साथ में रहने से ज्यादा फायदा दिखेगा। तो उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि जो हम अभी उसको एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, मेडिकल हो या किसी तौर पर हो, कोविड से निकलने के लिए हो, या उनके जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनकी सहायता करना हो, ये एक अच्छी नीति है, क्योंकि इससे श्रीलंका को संदेश मिलेगा कि भारत एक डिपेंडेबल पार्टनर है। एक तो चीज, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके क्या मदद करना श्रीलंका का ठीक रहेगा भारत के लिए, पहली बात। और सर दूसरी बात ये कि हाल के वर्षों में नई दिल्ली और कोलंबो के जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर नहीं रहे हैं। खासकर मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में एक आउट ऑफ द वे जाके क्या आपको लगता है कि मदद करनी चाहिए, या फिर अपने एक लिमिट, अपने एक दायरे में रह के ही आप संबंधों को भी बेहतर कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल है हम अभी तक आउट ऑफ वे नहीं गए हैं। हमने जो उनको सहायता दी है, ये देखते हुए कि हमारे वहां पर क्या इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए सहायता हमने बड़ी रीजनेबल लिमिट्स में दी है। जो लोन दिया है 1.5 बिलियन डॉलर का, या फिर उनको पेट्रोलियम के लिए जो दिया है, क्रेडिट दिया है, ये तो मेरे ख्याल है आउट ऑफ द लिमिट नहीं है, रीजनेबल है ये। हमें याद रखना होगा कि अगर श्रीलंका में किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी हुई तो उसका असर भारत के ऊपर पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि वहां से रिफ्यूजी जो है भारत में आने शुरू हो जाएंगे ये। तो मेरे ख्याल है आउट ऑफ द वे नहीं है। दूसरी चीज सबसे जरूरी ये है कि हमें ये देखना होगा कि अगर श्रीलंका की इकोनॉमी बे ऑफ बंगाल की कनेक्टिविटी से जुड़ जाती है तो उसकी जो डिपेंडेंस चीन पर कम होगी, और हमारी सिक्योरिटी के लिए और हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। जी ठीक है सुरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमन जी भी लगातार बने हुए हैं और जानेंगे कि आर्थिक हालात किस तरीके से हैं और किस तरह से उभर सकता है श्रीलंका, क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। अब कहां पर कदम उठाने की जरूरत है आप देखते हैं श्रीलंका में, क्योंकि जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है। आर्थिक तौर पर जूझ रहा है श्रीलंका, खाने पीने से लेकर अस्पताल में भी अब जहां ये कहा जा सकता है कि उपकरणों की कमी है, तो वहीं आर्थिक तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां की आवाम को भी। अब ऐसे में इस स्थिति से उभरने के लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? बाकी देशों से मदद की गुहार लगाने के बजाय अब क्या करना चाहिए सर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि थोड़ी बहुत जो है स्टेबिलिटी लाना ताकि आगे बढ़ सके चीजें, उसको जरूरी है कि अभी आर्थिक मदद देनी जरूरी है। चाहे वो IMF के द्वारा ले, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ले, ADB से ले, OECD से ले, या हिंदुस्तान से ले, या चाइना से ले। उस आर्थिक स्थिति को स्टेबलाइज करना अगले 1-1.5 महीने में उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसने जो पहले भी डेट ले रखी है उसकी कुछ की डेट की पेमेंट करीबन $1.5 बिलियन की पेमेंट वो जुलाई में भी ड्यू हो रही है। दूसरा, उसको जो डेट है वो रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है कि वो पेमेंट जो उनको करनी है वो आगे जाके 3 से 5 साल के अंदर पेमेंट का उनको मौका दिया जाए। हो सकता है भार जरूर बढ़ेगा, बट वो मौका उसको लेना जरूरी है। तीसरी चीज जो करनी जरूरी है कि इस समय इन्फ्लेशन जो है वो 17% हो गया है। उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब पैसा मार्केट में ज्यादा होता है और सामान कम होता है। तो उस पैसे को मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जैसे हम कहते हैं, जैसे फेडरल रिजर्व बोर्ड भी इस समय कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, वो पॉलिसी टाइटनिंग श्रीलंकन सेंट्रल बैंक को करनी इमीडिएटली जरूरी है ताकि ये इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आए। बिकॉज इस इन्फ्लेशन की जो मार है वो एक आम आदमी जो कॉमन जनता होती है उसको सबसे ज्यादा पड़ती है। चौथी चीज देखनी ये है कि देखिए जो डेट चाइना से उसने लिया हुआ है करीबन $4-4.5 बिलियन का, वो तो उसके हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है। बिकॉज जब जो कोई डेट देता है तो वो उसको इंडिकेट करता है कि आप क्या करें क्या ना करें। ये कुछ कंडीशन साइड अप होती हैं डेट के साथ,
चाहे वो IMF दे, चाहे हिंदुस्तान दे, चाहे कोई और कंट्री दे, हर एक जब कंट्री डेट देता है कुछ ना कुछ कंडीशंस वो टाई जरूर करता है उसके साथ। तो उसमें जब चाइना ने किया होगा तो उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को टाई अप किया होगा जो उससे वो इन्वेस्ट कर रहा है। उससे फोकस हटा के सोशल डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ करे और इकोनॉमी को बढ़ाने की तरफ करे, ताकि जो इंजन ऑफ ग्रोथ उसका है वो वापस अपने चरम पे रख सके। क्योंकि जो उसके रिजर्व है आज की रेट में $2.31 बिलियन, ये तो उसके एक हफ्ते के इम्पोर्ट के भी बराबर नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में 1991 में सिचुएशन आई थी, क्राइसिस नहीं हुआ था, हम डिफॉल्ट नहीं किए थे, हमने किसी से पैसा नहीं मांगा था, पर हमारी सिचुएशन आ गई थी कि हमारे पास जो रिजर्व थे सिर्फ 3 हफ्ते इम्पोर्ट के बराबर थे। इनके पास जो इस समय रिजर्व हैं वो 1 हफ्ते के भी इम्पोर्ट के बराबर नहीं है उनके, और इस वजह से उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इस समय वो हेवीली इंडेटेड है, डेट बहुत ज्यादा ले रखा है, पर वो उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो डेट को अभी बढ़ाएं और आगे जाके जो है इस चीज को, डेट को आहिस्ता से कम करे। पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके मेजर कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक को जरूरी है। तो ये जो कई बार जैसे हम मिठाई बांट देते हैं, जैसे भारत सरकार को भी काफी कहा गया जब कोरोना हो रहा था कि मिठाई बांट दो, पैसे बांट दो, इतने बांट दो, उतने बांट दो, जैसे कि फिस्कल स्पेंडिंग की जाती है, उससे जो प्रॉब्लम आती है वो यही प्रॉब्लम अब ये श्रीलंका भी गुजर रहा है, बिकॉज इसने डेट ले लेके वो मिठाइयां बांटी हैं। तो इस वजह से वो कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल, ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कंट्रोल होगा। लेकिन सुरेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को $90 करोड़ की मदद की घोषणा की थी, लेकिन इतने से काम नहीं चला, तो ऐसे में $50 करोड़ की एक और मदद दी गई। सर, क्या लगता है कि ये जो मदद भारत की तरफ से दी जा रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, क्योंकि वो इस वक्त जिस तरह से आर्थिक हालातों से जूझ रहा है, और क्या ये एक नई दिशा और एक नई दशा श्रीलंका और भारत के संबंधों को देने में अहम भूमिका ये मदद करेगी? देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो जो मदद दी जा रही है वो श्रीलंका को भरोसा दिलाने के लिए कि हम आपको डूबने नहीं देंगे अगर दिक्कत आती है। आपके साउथ एशिया में या बे ऑफ बंगाल में एक आपका डिपेंडेबल पार्टनर आपके साथ खड़ा है, तो आपको जो है मदद जितनी हमारे लिए संभव होगी मदद दी जाएगी। तो ये मदद देना तो उचित है और देना भी चाहिए किसी हद तक जो हमारी कैपेसिटी है उसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि श्रीलंका की इकोनॉमी एक बहुत लॉपसाइडेड इकोनॉमी रही है अब तक। खाली इसकी जो हेवी डिपेंडेंस रही है टूरिज्म पर, और जहां पेंडेमिक शुरू हुआ इसके रेवेन्यू तकरीबन 70% कम हो गया। 70% जहां तक मेरे को याद पड़ता है, हो सकता है कहीं कोई फर्क हो, लेकिन बेसिकली इसकी जो इकोनॉमी चलती ही टूरिज्म पर रही है। तो श्रीलंका को इस बात का भी ख्याल करना होगा कि एग्रीकल्चर इसका मेनस्टे है और एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी के जो बाकी पहलू हैं टूरिज्म के अलावा, उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि ताकि जो कॉमन आदमी है उसके पास कुछ पैसा पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो कंज्यूमर इकोनॉमी के द्वारा बढ़त बना सकेगी। जब तक श्रीलंका की इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आएगा ये स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए हिंदुस्तान को, इंडिया को ये भी जरूरत है कि इस टाइम पर श्रीलंका को एक सही सलाह देने का रास्ता बनाए ताकि श्रीलंका की इकोनॉमी उभर सके। खाली पैसा देने से काम नहीं चलेगा। श्रीलंका की इकोनॉमी उभर सके और श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध हो सके, लेकिन उसका फायदा भारत को कैसे मिलेगा और किस स्तर पर मिल सकता है? बहुत छोटी सी चीज है। हम पहले जैसे कह चुके हैं कि अगर वो हमारे साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं तो रास्ता ढूंढेंगे ये। तो हमको भी देखना है कि श्रीलंका साउथ एशिया और बे ऑफ बंगाल में उसकी इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो तो उससे हमारे लिए खतरा कम होगा। जी जी, ठीक है। जाहिर तौर पे ये वक्त ऐसे हैं कि जब हालात श्रीलंका में खराब है और वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमन जी, अब सवाल ये भी है कि जब ऐसी स्थिति में कोई देश रहता है, कितनी संभावना उसकी होती है कि वो उभर सके, तमाम और देशों से कर्ज लेकर या फिर और तमाम कदम उठाकर, कितनी संभावना रहती है कि वो उभर सके इस स्थितियों से? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली बात तो हिंदुस्तान ने करीबन $55 बिलियन अपने नेबरिंग कंट्रीज को, आसपास के जो देश हैं उनको दे रखा है लोन के द्वारा। अलग अलग देशों को अलग अलग लोन दे रखा है। तो इसलिए हिंदुस्तान पहले से प्रक्रिया करता है जहां लोन देता है और हेल्प देता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी और ट्रेड ग्राउंड पे भी। हमें ये समझना जरूरी है
कि हिंदुस्तान के काफी सारे बिजनेसमैन हैं, इवन ऑयल कंपनीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं जो श्रीलंका के अंदर हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि अगर श्रीलंका डूब रहा है तो डूबने दिया जाए उसको समुद्र के अंदर। ये समुद्र से निकालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना जरूरी है, और इस वजह से भी सपोर्ट करना उसको जरूरी है। दूसरी चीज जो देखने की आपने बात करी, टर्की एक देश था जहां पे इन्फ्लेशन करीबन 100 कुछ % चला गया था, 150-200% चला गया था, और आज से ये 1980s की बात है। उसको भी बहुत हैवी लोन लेना पड़ा, और उसके बाद लोन लेके IMF ने उसको रिस्ट्रक्चरिंग किया। इस तरीके से हमने 1980s के अंदर लैटिन अमेरिका में देखा कि चाहे वो चिली हो, चाहे अर्जेंटीना हो, काफी सारे देश हैं, इवन ब्राजील जैसा देश एक समय था जब बहुत बड़ी दुविधा में पहुंच गया था। तो उस समय भी उन्होंने एक्सटर्नल डेट लेके अमेरिका से ली और कुछ देशों से ली, IMF से ली, उसको लेके रिस्ट्रक्चर किया। देखिए ऐसा है, एक सिनेरियो आ गया, जैसे अभी जो बताया गया कि टूरिज्म पे हेवीली डिपेंडेंट था, टूरिज्म है, कुछ ट्रेड आइटम्स हैं जिन पे डिपेंडेंट रहा है वो क्योंकि कोरोना काल में वो रिस्ट्रिक्शन हो गई तो वो बढ़ोतरी नहीं हो पाई। पर अभी भी श्रीलंका के अंदर करीबन 70% जनता एग्रीकल्चर में एंगेज है, तो उसको बढ़ाया जाए और हिंदुस्तान उसका बेनिफिट ले सकता है। बिकॉज साउथ ऑफ इंडिया में हमें जो खान पदार्थ चाहिए, जरूरी नहीं कि हम नॉर्थ ऑफ इंडिया से खरीदे, अगर हमें कम दाम पे साउथ से मिल रहे हैं, श्रीलंका से मिल रहे हैं, अच्छा मिल रहा है, तो हम उसको पैसा दे के दे सकते हैं। एक तरीके से हमारा मदद भी हो गई और हमारे को भी मदद हो गई, ताकि वो जो हमारा सामान हमें मिल सके। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।